गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो बेटा, आज की क्लास है अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो सार इनमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म पर जो रेस्पिरेशन है वो बेस्ड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रेगुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। रेगुलेशन यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सांस लेना और छोड़ना, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है ना, उसके बारे में बात करेंगे अपन। क्योंकि देखिए, अपन समझते हैं कि अपन सो रहे होते हैं तब भी अपनी सांसें चल रही होती हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब अपन गहरी गहरी सांसें भी लेते हैं। तो इस टाइप से कहने का मतलब यह है कि इस टाइप से जो रेगुलेशन है इसका, यानी कि जो रेगुलेटर है या कंट्रोलर आप कह सकते हो, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही कुछ इसके डिसऑर्डर हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। डिसऑर्डर यानी कि जब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन, यानी कि जो भी ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उनके अंदर ऐसी या उसके वो एक अपनी एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाएं, तो क्या है, उससे एक डिसऑर्डर बन जाता है, यानी कि जो डिजीज हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सब जानते हो बेटा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब है जो भी हम गैसेज लेते हैं, वो गैसेज में क्या करता है, एक्सचेंज करवा देता है। एक्सचेंज कराएगा इन गैसेज का। कैसे एक्सचेंज कराएगा कि देखो, अपन सुनते हैं कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही सुनते हैं अपन। हालांकि ऐसा नहीं है कि अपन ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेज भी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट में नाइट्रोजन ही होती है, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, आर्गन गैस भी लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन तो लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो भी हम सारी गैसेज ले रहे हैं, तो उनका एक्सचेंज कहाँ करवा दे, यानी कि जो बॉडी है और जो इन्वायरमेंट इनके बीच में क्या करवा दे, गैस का एक्सचेंज करवा दे, तो वो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। हमारी जो गैस है हम ले रहे हैं, उनको सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो इनका एक्सचेंज हो रहा है, वो एक्सचेंज कौन करवाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब है हमारे कई सारे ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इस सिस्टम के अंदर, जो क्या कराते हैं, इस गैस को एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन है, एक बार देख लेते हैं अपन। हाँ जी, तो देखिए, ठीक है, हाँ जी, तो देखिए कौन कौन से ऑर्गन जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो अपन पहले तो अपन ये देख लेते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि देखिए ये हमारा क्या है, नेजल कैविटी, ठीक है, यानी कि ये हमारी जो नोज है, यहाँ से अपन गैस को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये सांस ऐसे, ये क्या है आपका फेरिंग्स है, फेरिंग से फिर हमारा ये क्या है, ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया ये जाकर के लास्ट में ऐसे दो ब्रोंकस, यानी कि ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया से ये क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस और क्या है, राइट ब्रोंकस, दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है। इसके साथ ही ये ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर ये आपके क्या है, ऐसे ब्रोंक्यूल्स हैं, और इस ब्रोंक्यूल से लास्ट में, यानी कि ये ऐसे बलून लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, गुब्बारे जैसे आपको ये ऐसे है ना, ऐसे होते हैं, ये है क्या है, ये एल्वियोली है, और ये एल्वियोली ही क्या है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या है, फंक्शनल यूनिट है, एल्वियोली। देखो यहाँ बहुत सारे, अगर हम ये बहुत सारी हैं तो इनको हम एल्वियोली बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल एक की बात करें तो ये क्या, एल्वियोलस, क्या है, एल्वियोलस, ठीक है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, तो देखिए जो नोज है हमारी, यानी कि नेजल केविटी,
इसके साथ इसके बाद फिर ये एयर हमारे फेरिंग्स में जाती है और फेरिंग से हमारे क्या है ये इसको पास कर देता है और ये ट्रैकिया से ये लेफ्ट ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस और यहाँ ऐसे ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में ऐसे क्या है फाइन जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको बिल्कुल लास्ट में जाकर के ये क्या है एल्वियोली। और ये एल्वियोली ही क्या है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर कहें हम लंग्स की क्या है लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। क्या है लंग्स की फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये ट्रैकिया, ठीक है, विंड आप जिसको जानते हो आप विंड पाइप भी बोलते हैं, है ना, सांस की नली। अब चलो देखो एक बार अपन जो है अपने नोट्स पर चलते हैं। देखो ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने देखा। अब देखो बेटा इसके फंक्शन की बात करें, क्या क्या इसके फंक्शन है आप जानते हो सारे कि देखो एक तो अपने बात की कि क्या करता है गैसेस का एक्सचेंज करवा देता है। एक्सचेंज का मतलब आप जानते हो कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं छोड़ देते हैं। हालांकि ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो अलग है, थोड़ा सा अगर डिटेल बात करेंगे तो अलग चीज है। ठीक है, तो ये क्या है गैसेस का क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो अपन कहेंगे कि क्या करवाएगा, एक तो गैसेज हैं इनका क्या करवा देता है ये एक्सचेंज करवाएगा। साथ ही साथ क्या है ये जो हमारी ब्लड की पीएच होती है, ब्लड की पीएच इसको भी क्या करता है ये रेगुलेट करता है। पीएच रेगुलेटर क्या हो गया आप ये। साथ ही साथ क्या है वॉइस प्रोडक्शन, क्या है वॉइस प्रोडक्शन, है ना, जो भी हमारा साउंड मैं बोल पा रहा हूं तो इसका भी क्या है इसका भी एक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेयरिंग्स होता है लेयरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होती है वो क्या करवाती है वॉइस प्रोडक्शन करवाती है। साथ ही साथ आप जानते हो स्मेल सेंसेशन, अपन ने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो नोज होता है वो क्या करता है स्मेल सेंस का काम करता है। मेटाबॉलिक जो है प्रोसेस है, ठीक है, CO2 वगैरह, इसके साथ साथ ही क्या है जो बन जाती है ना अपने जो बनती है ना वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है हमारी लंग्स के अंदर वो रोल प्ले करता है। तो अपन कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी क्या करता है ये हेल्प करता है। साथ ही साथ एयर कंडीशनिंग का भी काम करता है। जो भी हम एयर को इनटेक कर रहे हैं इनहेल कर रहे हैं सॉरी है ना इनहेल कर रहे हैं तो हमारी जो एयर है उसको वार्म करना है ना मोइस्ट करना ये एयर कंडीशनिंग का किसका काम है एयर एज ए एयर कंडीशनर जो है आप कह सकते हो ऐसे एज ए एयर कंडीशनर काम करता है। साथ ही साथ क्या है टेम्परेचर रेगुलेशन इसका भी जो है काम इसका फंक्शन है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है अपने बात की कि वो सिस्टम जो गैसेस का क्या करवा दे एक्सचेंज करवा दे। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या क्या ये सारे आपके क्या है फंक्शन है स्मेल सेंसेशन का करना, स्मेल सेंस करना, वॉइस प्रोडक्शन करना, गैस का एक्सचेंज करवा देना, पीएच रेगुलेटर, बहुत सारी चीजें मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके फंक्शन है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। अब देखिए अपने बात की ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अभी बात की थी कि कौन कौन सी जो है ऑर्गन होते हैं। तो अपन ने बात की कि देखिए एक तो हमारा नोज होता है, एक हमारा क्या है फेरिंग्स होता है जो कि आप जानती हो फेरिंग्स डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों का ही कॉमन पार्ट होता है। टॉन्सिल्स, ठीक है, लेयरिंग्स है, हमारा ट्रैकिया है, ब्रोंकस है और क्या है से लंग्स है। ये सारे ऑर्गन क्या है ये सारे ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जो हमको क्या कराते हैं रेस्पिरेशन कराते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले नोज की बात कर लेते हैं। ठीक है, नोज आप सब जानते हो दिखने में नोज कैसी होती है। ठीक है, अब ये जो नोज है ना इसके अंदर की बात करें तो ऐसे इसके अंदर क्या है ऐसे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल क्या होती है सेल्स की लाइनिंग होती है ऐसे करके। ठीक है, यानी कि ये हमारी ऐसे करके नोज है। ठीक है, और इस नोज के अंदर कुछ ऐसे सेल्स की क्या होती है लाइनिंग होती है और इन ठीक है और इनके ऊपर ऐसे क्या होते हैं ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं सीलिया। ये क्या है हमारी सीलिया है और ये हमारे कौन सी लाइनिंग है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। ठीक है, इनकी क्या है ये लाइनिंग होती है हमारी नोज के अंदर नेजल कैविटी के अंदर और ये ऊपर क्या है ऐसे ये सीलिया है और ये सीलिया लगातार ऐसे मूवमेंट करती हैं और यहाँ इन सीलिया के ऊपर क्या है ऐसे म्यूकस जमा हुआ होता है। क्या जमा हुआ होता है ऐसे म्यूकस जो कि हमारे गॉबलेट सेल होती है। ये गॉबलेट सेल क्या करती हैं गॉबलेट सेल म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं म्यूकस का सीक्रेशन करेंगी
और ये म्यूकस डिपॉजिट कहाँ होता है, इन सीलिया के ऊपर, और सीलिया लगातार कंटिन्यूसली मूवमेंट करेंगी और मूवमेंट होने के बाद यानी कि इसका म्यूकस के साथ साथ है ना, म्यूकस ऐसे मूवमेंट होगा। और देखिए अब जब भी हम क्या इनहेल करते हैं तो हमारी एयर के साथ साथ कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अगर नेजल कैविटी के अंदर क्या कर गया है, एंटर कर गया है, तो ये म्यूकस उस म्यूकस पर ऐसे करके ये डिपॉजिट हो जाता है, म्यूकस उसको अडहियर कर लेता है, अपने साथ चिपका लेता है, और ये सीलिया के जरिए ये म्यूकस भी क्या करता है, मूवमेंट करता है, और ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ ऐसे करते हुए आपके कहाँ, थ्रोट के अंदर, गले के अंदर आते हैं, और आपको क्या होती है, ऐसे खांसी चलती है ना, कफिंग होती है, ठीक है। और कफ के थ्रू क्या है, ये क्या है, कफिंग होगी, और कफिंग के थ्रू ही जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो डस्ट के पार्टिकल्स हमारे कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नेजल केविटी के बारे में बात की अपन ने। जो नेजल केविटी है, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स के अंदर ऐसे लाइनिंग होती है, उसके ऊपर जो गॉबलेट सेल्स है, म्यूकस का सीक्रेशन है ना, सीलिया भी होती है, और वहां पर हमारा म्यूकस के जरिए जो भी बाहर से कोई भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स या कोई अदर पार्टिकल्स आ गया है, तो उसको ऐसे करके क्या है, कफिंग के जरिए क्या बाहर एक्सहेल जो है अपन कर देते हैं। तो ये, और इसके साथ साथ ही देखो हमारा जो हमारी नाक है, यहाँ पर एक नर्व भी होता है, एक क्या होता है, एक नर्व होता है, और उस नर्व का क्या नाम है, उस नर्व का नाम है ओल्फैक्टरी नर्व। क्या है, ओल्फैक्टरी नर्व। देखो नर्व, जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उस तब बात करेंगे। हमारे कुछ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, कुछ हमारे स्पाइनल नर्व्स होते हैं, है ना। क्रेनियल नर्व का ये एक फर्स्ट नंबर का जो है ये नर्व होता है। 12 पेयर्स होते हैं हमारे क्रेनियल नर्व के, उसमें से जो फर्स्ट पेयर है या फर्स्ट जो नाम है उस नर्व का, वो क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व है। और ये ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है, हमारी इसी नाक से क्या होता है, हमारी नोज से अटैच्ड होता है, और ये क्या करता है, स्मेल सेंस करता है। क्या करता है, स्मेल सेंस करता है। तो अपन कहेंगे कि स्मेल सेंसेशन का भी क्या है, काम है, ठीक है। तो ये बात कर ली। अब देखो इसके फंक्शन की बात करें तो अभी जैसा आप जानते हो कि नोज के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे आप, कि भाई एक तो क्या करती है, ये गैसेज का क्या करा देती है, एक्सचेंज क्या मतलब, यानी कि एक तो जो भी अपन एयर लेते हैं उसको मॉइस्ट कर देती है ना, गर्म कर देती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी एयर को मॉइस्ट करना, एयर को वार्म करना, है ना, ये सारे इसके किसके काम है, हमारे इस नोज के काम है, ठीक है, फंक्शन है इस नोज के। तो ये बात कर ली अपन ने किसके बारे में, नोज के बारे में। और अपन ने बात कर ही ली ऑल्फैक्टरी की, एक तो स्मेल सेंस करेगी, ठीक है। तो इसके क्या हो गए, ये फंक्शन हो गए। अब देखो बेटा बात करते हैं अपन फियरिंग्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, फियरिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो फियरिंग्स क्या है, तो फियरिंग्स अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब जैसा होता है ना, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, उसको अपन बोल देते हैं फियरिंग्स। और ये फियरिंग्स, ठीक है, ये क्या, ये फियरिंग्स के बारे में बात करें तो ये जो फियरिंग्स है ये क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, करीब 10 से 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये बुक टू बुक वेरिएशन जो है थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, इस पर ज्यादा फोकस करना नहीं है अपन को, ठीक है। तो क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है फियरिंग्स। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, ये जो फियरिंग्स है ये इट इज अ कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम का भी क्या है, पार्ट होता है। जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर पढ़ लिया है ना, तो उसमें फेरिंग्स की अपन ने बात की थी, ठीक है। तो वो जो फेरिंग्स, तो वहां पर भी इसका जो है रोल होता है। तो अपन कहेंगे कि जो फेरिंग्स है एक तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी करीब लेंथ होती है, कॉमन पार्ट डाइजेस्टिव, और हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों का ही क्या होता है, ये कॉमन जो है वो पार्ट होता है। ये बात की। और देखो फियरिंग्स के बारे में, इसके कुछ डिवाइडेड, यानी कि जो फियरिंग्स है ना, ये 3 पार्ट्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड होता है। कौन कौन से, तो अपन कहेंगे कि देखिए एक तो होता है हमारी नाक से जुड़ा हुआ होता है, जिसको अपन नेजोफेरिंग्स बोल देंगे। नेजो, देखो फियरिंग्स है ही नेजो, यानी कि जो नाक से जुड़ा हुआ है, नेजल कैविटी से अटैच्ड है, नेजोफेरिंग्स। एक क्या है आपका ओरोफेरिंग्स, जो कि क्या है, ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है, ओरोफेरिंग्स। और एक है हमारा लेरिंगोफेरिंग्स, है ना,
लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो ये ऐसे 3 पार्ट्स के अंदर क्या है डिवाइडेड होता है। नेजो जो कि नाक से, ओरल केविटी से जुड़ा हुआ है, तभी तो अपन कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी का कॉमन पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो हमारा ये लेरिंग से जुड़ा हुआ है और एक हमारा क्या है नेजो से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखो जो लेरिंग है ना, लेरिंग होता है उसके ऊपर क्या है ऐसे, अभी बताऊंगा आगे बताऊंगा, वहां पर ऐसे एपिग्लोटस होता है, आगे अपन बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अपना क्या है टॉन्सिल। ठीक है, क्या है अपना टॉन्सिल। बेटा देखो ये जो टॉन्सिल है वैसे तो ये लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है एक टाइप का क्या है जो इम्यून सिस्टम है उसका कॉमन पार्ट होता है, सॉरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ठीक है, तो टॉन्सिल क्या है, वैसे तो एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, लेकिन क्या है यहाँ पर, यानी कि क्या है टॉन्सिल, जिस आप जानते हो यानी कि गल सुए, कभी कभी कहते हैं कि टॉन्सिल के अंदर क्या है आपके टॉन्सिल हो जाते हैं, एक ना गल सुए सूज जाते हैं, है ना, भयंकर टॉन्सिल निकल आते हैं। तो वो यही तो है टॉन्सिल, यानी कि क्या है जब भी खाने के साथ या अपन कहेंगे कि जो एयर अपन ले रहे हैं उसके साथ कोई भी क्या है एंटीजन आ गया है, तो एंटीजन आ गया तो ये टॉन्सिल क्या करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उस एंटीजन को किल करने में हेल्प करते हैं, उसको मारते हैं और खुद क्या कर लेते हैं, खुद डैमेज हो जाते हैं। तो उनके अंदर ऐसे क्या हो जाती है इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये बात कर ली। ठीक है, अब देखो क्या है लेयरिंग्स है। लेयरिंग्स क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। लेयरिंग्स लेयरिंग्स जिसको अपन देखो वॉइस बॉक्स भी, साउंड बॉक्स भी क्या है बोलते हैं। लेयरिंग्स जिसको अपन क्या बोलते हैं साउंड बॉक्स, यानी कि ये लेयरिंग्स। एक तो अपन इसको क्या बोलते हैं साउंड बॉक्स बोल दीजिए, और वॉइस बॉक्स जो है वो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, लेयरिंग्स, लेयरिंग्स, साउंड बॉक्स और क्या है वॉइस बॉक्स। ये जो लेयरिंग्स है कहां से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारा जो हमारी सर्वाइकल जो वर्टिब्रा नंबर 3 है, क्योंकि अपन जानते हैं जो वर्टिब्रा होती है हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, उसको प्रोटेक्ट यानी कि जो 5 टाइप्स की होती है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, है ना, सैक्रम और क्या है कोकेक्स। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है 3 नंबर की, ये 7 होती हैं, 3 नंबर से लेकर के जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है C6 तक यहां तक एक्सटेंड करता है। देखो इससे पहले देखो फियरिंग्स था, है ना, ये कहां करता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है खोपड़ी है उसका जो बेस है निचला भाग है वहां से जो C6 तक है तो वो हमारा फियरिंग्स है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है नीचे तक आता है। लेकिन क्या है जो हमारा लेयरिंग्स है वो सर्वाइकल नंबर जो थर्ड जो वर्टिब्रा है वहां से स्टार्ट होगा और C6 तक क्या होता है ऐसे एग्जैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में और बात करें अपन तो देखिए इसके क्या है, इसमें कुछ कार्टिलेज होती हैं, क्या होती हैं कुछ कंसिस्ट कार्टिलेज, यानी कुछ कार्टिलेज होती हैं लेयरिंग्स में, कंसिस्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, क्या है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और कौन कौन सी कार्टिलेज होती हैं तो अपन कहेंगे देखो थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, दूसरी होती है हमारी कार्किनोइड कार्टिलेज, और एक है हमारी अल्टीनोइड कार्टिलेज, और एक है हमारा एपीग्लोटस, एपीग्लोटस। ठीक है, ये क्या है हमारी सारी कार्टिलेज हैं। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज, इसको अदर एक नाम और है एडम्स एप्पल, इसके नाम से भी जानते हैं एडम्स एप्पल। यानी कि देखा होगा आपने जो अपना थ्रोट गला होता है यहाँ पर ये जो उभरा हुआ भाग होता है एकदम बाहर निकला हुआ पार्ट है वो क्या है, वो हमारी कार्टिलेज ही है। कौन सी है हमारी, इसका नाम क्या है थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो क्या है जो लेयरिंग्स है, ये लेयरिंग्स क्या करता है, एक तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, C3 C6 तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, और क्या हमारा इसके अंदर कुछ कार्टिलेज हैं, ये सारी कार्टिलेज आपके आगे लिखी हुई है। अब देखो ये साउंड बॉक्स अपन कह रहे हैं क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो लेयरिंग है ना इसके अंदर क्या है वोकल कॉर्ड होती है, क्या होती है वोकल कॉर्ड।
वोकल कॉर्ड आप जानते हो, है ना। वोकल कॉर्ड क्या है, जो हमको साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है, वोकल कॉर्ड है। मैं बोल पा रहा हूँ किसकी वजह से, ड्यू टू वोकल कॉर्ड की वजह से। यानी कि जैसे कि अगर मैं बनाऊं, जैसे कि मान लो ये क्या है, ऐसे लेयरिंग है, क्या है, ऐसे लेयरिंग है, ठीक है, एक लेयरिंग बना दिया मैंने। और इस लेयरिंग में क्या है, ऐसे अंदर की साइड ऐसे कुछ फिल्म होती है, क्या होती है, ऐसे फिल्म होती है, ऐसे करके ये ऐसे और ऐसे, ये क्या ऐसे फिल्म होती है ऐसे। और आप जानते हो कि हवा हम नेजल केविटी से, हम जैसे कि मुंह से सांस लेते हैं, हमारे फेयरिंग्स, हमारे लेयरिंग्स और हमारा लेयरिंग से हमारा ट्रैकिया और हमारे ऐसे लंग्स के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें ऐसे स्ट्राइक करती है, एयर आएगी और ऐसे स्ट्राइक करेगी। हम सांस लेंगे तो ऐसे जाएगी, सांस छोड़ेंगे तो नीचे से लंग से बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो सांस जब ऐसे एयर जब इस पे स्ट्राइक करती है ना, तो ऐसी ये दो फिल्म होती है ना, ये फिल्म क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करेंगी, आवाज, ऐसी आवाज आती है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे अब मैं बोल पा रहा हूं, तो ये अकेला इसका रोल नहीं है, साथ ही साथ क्या है, जो मसल्स हैं, अदर मसल्स हैं, जैसे कि अपन बात करें थ्रोट मसल्स की बात करें, फेयरिंग्स की बात करें, और साथ ही साथ अगर हम टंग की बात करें, जो जीभ है हमारी, ये सारी तीनों चारों चीजें मिलकर के क्या है, इस साउंड को, ये तो साउंड है, और इस साउंड को क्या है, स्पीच में कन्वर्ट करने का जो है काम करती हैं, ठीक है। साउंड अलग चीज है। अगर मैं कहूं कि है ना कि अभी मैं आपको आपकी जीभ ऐसे पकड़ लूं, हाथ से पकड़ लूं, तो आप क्या करोगे, मैं बोलूं आप कुछ बोल के दिखाओ, तो आप सांस लोगे तो आ ऐसे करके कुछ ही आवाज ही आएगी सिंपल, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जो टंग है मैंने आपकी पकड़ ली, क्योंकि टंग क्या है, एक मसल है। जो टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये मस्कुलर ऑर्गन क्या है, ये हमारे साउंड को स्पीच में बदलने का क्या करता है, बड़ा ही एक अच्छा रोल प्ले जो है करता है, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने किसके बारे में, लेयरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये लेयरिंग्स की बात हो गई। अब बेटा देखो अपन बात करेंगे, तो इसके देखो फंक्शन क्या है, और देखो एक चीज और है अपनी, क्या है, एपिग्लोटस। इसी लेयरिंग से ऊपर, इस जो लेयरिंग है ना, मान लीजिए ये लेयरिंग है, और इस लेयरिंग के ऊपर क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे एक क्या होती है, ऐसे करके एक लीफ जैसी, है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है एक होता है। और ये क्या करती है, ये उसको, इसको, जो भी हमारा फूड, ये फूड क्या है, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, और खाना क्या है, खाना खाते हैं तो जो एपिग्लोटस है ना, वो इसको इस तरीके से पूरी तरह से क्या कर लेता है, ऐसे ये बंद कर लेता है, जिससे कि खाना या जो पानी है वो इस ट्रैकिया लेयरिंग्स के अंदर ना जाए, लेयरिंग से आपका जो ट्रैकिया और आपके लंग्स तक ऐसे करके ना पहुंचे। इसीलिए ये जो है आपका क्या है, ये एपिग्लोटस, आप कहोगे कि एपिग्लोटस क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, एक तरीके से प्रिवेंट करेगी किसको, है ना, उसको, टू एंट्री द फूड इनटू दी इनटू दी इसमें ट्रैकिया के अंदर जो है, ठीक है, इनटू दी ट्रैकिया। तो ये इसके किसके काम है, इस लेयरिंग्स के काम है। क्या बताया मैंने आपको, एक तो लेयरिंग्स के फंक्शन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो अपन जानते हैं कि लेयरिंग एक तो हमारा साउंड बॉक्स है, इसको बोल रहे हैं, तो एक तो कहोगे कि साउंड प्रोड्यूस करना, स्पीच, है ना, स्पीच प्रोडक्शन करवाना, साथ ही साथ आप कहोगे क्या करवाना, कि प्रिवेंट करना। एपिग्लोटस क्या करता है, इसको प्रिवेंट कर देता है एंट्री द फूड, है ना, इनटू द ट्रैकिया। तो इसके किसके फंक्शन है, हमारे इसी लेयरिंग्स के फंक्शन है। ये भी बात कर ली। अब देखो बेटा अपन बात कर लेते हैं, अब बात करेंगे अपन ट्रैकिया की। किसकी बात करेंगे, ट्रैकिया की बात करेंगे। ट्रैकिया आप जानते हो, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है भाई, अरे सांस की नली, है ना। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको अपन अदर नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है विंड पाइप। क्या है, विंड पाइप, यानी कि ये हमारा लेयरिंग्स, फिर हमारी ये ऐसे ट्रैकिया, और ट्रैकिया ऐसे जाकर के क्या है, ऐसे लंग्स के अंदर, यानी कि ट्रैकिया, ये लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, और ये इस तरीके से क्या है, ये हमारा ये लंग्स ऐसे ही होते हैं कुछ, और ये ऐसे करके ऐसे डिवाइडेड हो जाते हैं कई सारे ब्रांचेस में, और ये क्या हमारी ऐसे एल्वियोली होती है, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये ही हमारा ट्रैकिया है, जिसको अपन विंड पाइप बोलते हैं। ये भी आपका हो गया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा दिखने में कैसा है, आपको कैसा दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सर ट्यूब जैसा दिख रहा है, तो आप कह दोगे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, विंड पाइप बोलेंगे। और ये कहां से कहां एक्सटेंड करता है,
तो अपन कहेंगे कि देखिए C3 से C6 तक तो लेरिंग्स किया, लेकिन ये यहां तक मान लीजिए क्या है, C6 तक क्या है, C3 से C6 तक लेरिंग्स है। अब यहां से लेरिंग से क्या है, यहां से ये ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। और कहां तक, तो अपन कहेंगे C6 से लेकर के जो थोरेसिक नंबर, जो 5 नंबर की जो वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5, यहां तक एक्सटेंड करता है। ये हमारा क्या है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, तो ये ट्रैकिया है। अब देखो ये ट्रैकिया है ना, इस ट्रैकिया में ऐसे कुछ, इसमें भी कुछ ऐसे कार्टिलेज होती हैं ऐसे चारों ओर इसके। ठीक है, ट्रैकिया में भी क्या होती है, ऐसे कार्टिलेज होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज, जो कि एक टाइप की कैसी हैं, ट्रांसपेरेंट जो है कार्टिलेज जो है वो होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल ईसोफेगस के बिल्कुल सामने ही होता है, क्योंकि देखिए यही साइड में क्या है, ईसोफेगस है, क्योंकि यहाँ हमारा क्या होता है, ऐसे हमारा, मैंने बताया आपको क्या है कि एपिग्लोटस होता है, साइड में हमारी क्या ऐसे ईसोफेगस होती है जिसमें हमारा खाना जाता है, और नीचे हमारा ऐसे करके क्या होता है, ऐसे स्टोमक होता है, ऐसे होता है। तो खाना, ये एपिग्लोटस क्या करता है, इसको बंद करता है, इस जिससे कि खाना या फूड का कंटेंट कोई भी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जाए, और खाना कहाँ चला जाए, हमारे इस ईसोफेगस के अंदर चला जाए। तो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से यानी कि हमारा कहाँ है, स्टोमक के अंदर खाना जो है पहुंचा देती है। तो इस एंट्री को जो क्या करता है, एपिग्लोटस प्रिवेंट, रोकता है, जिससे कि खाने की एंट्री कहाँ ना हो, इस ट्रैकिया के अंदर जो है ना हो जाए। तो ये बात कर ली अपन ने। ठीक है, तो करीब सेंटीमीटर इसकी 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, तो ये बात कर ली। तो ये क्या है, हमारा जो है ट्रैकिया है। आगे बात समझ में आपको। अब देखो, अब बात करते हैं अपन ब्रोंकस। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ब्रोंकस की बात करेंगे। और ये जो ब्रोंकस है, ये आप इधर मैं बता देता हूं आपको, देखो ये ट्रैकिया है यहां तक। अब ट्रैकिया से ये क्या है, ऐसे ऐसे इस ट्रैकिया इसमें कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंकस के अंदर, इसको बोल देते हैं अपन ब्रोंकस, सिंपल। एक राइट ब्रोंकस है और एक क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस है। मान लीजिए राइट है, ठीक है, और ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, राइट ब्रोंकस थोड़ा सा क्या होता है, लार्ज होता है, लेफ्ट ब्रोंकस थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। इसके बारे में बात कर ली। और ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस आगे चल के ऐसे ब्रोंक्यूल्स और फाइन स्ट्रक्चर जाकर के ऐसे एल्वियोली, यानी कि ये लंग्स बना लेंगे, ये पूरा एक लंग्स बन जाएगा। ब्रोंकस से हमारे ऐसे ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, और फिर हमारी क्या है, ऐसे एल्वियोली बन जाती हैं, और यही हमारा क्या होता है, पूरा लंग्स होता है। और लंग्स के चारों ओर ऐसे क्या होती है, ऐसे कैविटी होती है, इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि फ्रिक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिससे फ्रिक्शन ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा क्या है, जो है लंग्स है। ठीक है, तो ये बात कर ली। अब देखो थोड़ा सा लंग्स के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं अपन, लंग्स क्या है। अब देखो बेटा, अपन लंग्स की बात करेंगे, तो लंग्स कहाँ लोकेटेड है, आप जानते हो कि हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, यानी कि जो हमारी जो ये कैविटी है, ये क्या है, हमारी थोरेसिक कैविटी है, जहां पर हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था, ये एक बार फिर से बना देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको ये वाला उभरा हुआ, यानी कि जो कॉनिकल शेप दिख रहा है, तो आप कहोगे कि कैसे शेप्ड के हैं, ये कौन शेप्ड के हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर, यानी कि क्या होते हैं, ये सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, और कॉनिकल शेप्ड के जो है ये दिखने में होते हैं। और एक चीज और है कि देखिए, जो राइट लंग होता है, जो राइट वाला जो लंग्स है, ये वाला लंग जो राइट लंग है, ये थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। और ये जो लेफ्ट लंग है, ये थोड़ा सा कैसा होता है, छोटा होता है। लेकिन इधर मैं बना देता हूँ, इधर बड़ा बना दिया, एक बार इसको कहोगे कि सर ये तो आप बड़ा बना दिए, है ना, ये मान लीजिए ना छोटा। तो ये क्या हमारा लेफ्ट लंग है, और ये हमारा राइट है। तो लेफ्ट थोड़ा सा क्या है, छोटा होता है, राइट कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये ऐसे 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होता है। इसमें 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, और एक होता है हमारा मिडिल लोब। देखो, सुपीरियर जो सबसे ऊपर है, इंफीरियर जो सबसे नीचे है, और बीच का अपने आप ही कैसा हो जाएगा, मिडिल लोब जो है। लेकिन ये जो लेफ्ट वाला है, इसके अंदर हमारे सुपीरियर लोब ही है, एक ही है सुपीरियर, और एक क्या है, इंफीरियर। इसके अंदर क्या है, 2 हैं। ठीक है, सुपीरियर और क्या है,
इन्फीरियर। तो ये लंग्स के बारे में बात हो गई, ठीक है, 3 लोब बता दिए, ठीक है। और इसके अंदर लंग्स के अंदर ही क्या है, ऐसे एल्वियोली होती हैं। क्या होती हैं? एल्वियोली होती हैं। ये क्या है, ऐसे करके अभी बताया था, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच जैसी होती है। ये क्या है, हमारी एल्वियोली है। और ये एल्वियोली ही बार बार बता रहा हूं आपको, एल्वियोली क्या है, फंक्शनल यूनिट है लंग्स की। क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक है। तो आप जानते हो कि देखिए, ये मान लीजिए, एक मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं छोटा सा। ये मान लीजिए ये क्या है, ऐसे ये एल्वियोली है, ठीक है। ये क्या है, एल्वियोली है। तो आप जानते हो कि हम जो सांस लेते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया से लंग्स, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली यहाँ आती है, तो O2, यहाँ पर O2 भी होती है, हमारी CO2 भी होती है, क्योंकि लंग, ये हमारी जो एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर ही हवा आती है, ठीक है। और इसी एल्वियोली से क्या है, ऐसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये O2 है, यहाँ पर ज्यादा होती है। ये तो हमारी कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर, क्योंकि यहाँ इसके चारों ओर क्या होती है, ऐसे एक कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। और इन ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होता है, ऐसे ब्लड होता है। तो ये क्या है, O2 तो हमारे कहाँ आ जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। और यहाँ से जो ब्लड से जो CO2 है, वो CO2 इस कहाँ आ जाती है, एल्वियोली के अंदर आ जाती है ना। ये पार्शियल ऑफ प्रेशर होता है गैसेस का, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ये एल्वियोली, और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एल्वियोली फंक्शनल यूनिट है, किसकी, लंग्स की। तो ये अपनी बात हो गई। अब बेटा देखो, बात करेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या है कि अभी अपन ने, मैंने बताया था आपको कि अपन जो ब्रीथिंग करते हैं, अपन सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं अपन, सांस छोड़ रहे हैं अपन, तो किस टाइप से हो रही है। तो यहां पर क्या है, 2 टाइप से होता है। एक तो हम इनहेलेशन कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, जिसको अपन इनहेलेशन बोलते हैं। सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल, है ना, एक्सहेल कर रहे हैं, वो क्या है, एक्सहेलेशन है। यानी कि इंस्पायरेशन और क्या है हमारा, एक्सपायरेशन। ये क्या है, हमारा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म पर 2 टाइप की मैकेनिज्म है। एक कौन सा है, इंस्पायरेशन, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, और एक है हमारा एक्सहेलेशन। कैसे होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसमें हमारी कुछ जो मसल्स हैं, जैसे कि अभी अपन ने बात की थी, जो लेरिंग्स है, जो वॉइस प्रोडक्शन करा देता है ना, यानी कि जो अपन मैं बोल पा रहा हूं किसकी वजह से, यानी कि लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड है, लेकिन ओनली अकेला लेरिंग्स नहीं है। लेरिंग्स तो इसने साउंड प्रोड्यूस किया, लेकिन अलग जो मसल्स हैं, उन्होंने क्या किया, साउंड को स्पीच में कन्वर्ट किया। तो ऐसे ही क्या है, जो हमारा क्या है, जो हमारा लंग्स हैं, है ना, लंग्स के अंदर, यानी कि जो अपन सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसमें ओनली लंग्स नहीं है, लंग्स के साथ साथ जो हमारी अदर मसल्स हैं, एल्वियोली अकेले की बात नहीं है, हमारी और भी मसल्स हैं। वो मसल्स क्या करती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो अपन एक बार रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करेंगे कि देखिए, अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, अपन किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। और मैकेनिज्म के अंदर अपन बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेटरी मसल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारी प्राइमरली 2 मसल्स होती हैं, वो इस ब्रीथिंग मैकेनिज्म में क्या करती हैं, रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी, तो एक तो कहेंगे अपन डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम। और एक है इंटरकोस्टल मसल, क्या है, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। 2 टाइप की मसल है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम यानी कि देखिए, मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूं, ये ट्रैकिया, और इस तरीके से लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, और ये हमारा क्या, ऐसे, ये क्या है हमारा, ऐसे हार्ट है। और यहाँ नीचे की साइड क्या, ऐसे, ये क्या है, ये हमारा डायफ्राम है। ये क्या है, ये डायफ्राम है, ठीक है। तो यहाँ एक तो डायफ्राम मसल्स, क्या है ये डायफ्राम की मसल्स, और साथ ही साथ ये क्या है, हमारे लंग्स। और यहाँ पर लंग्स को कवर कौन करती हैं, यानी कि हमारी इस यहाँ जुड़ी रहती है हमारी क्या, रिब्स, यानी कि जो पसलियां होती हैं, ठीक है। पसलियों के नीचे हमारी लंग्स होते हैं, फेफड़े जिनको बोलते हैं। तो वहां पर हमारे ऐसे करके, यानी कि 2 टाइप की मसल होती हैं, जिनको अपन बोल तो रहे हैं हमारी क्या, इंटरकोस्टल मसल, लेकिन क्या ये अंदर और ये बाहर, ऐसे 2 मसल्स होती हैं। इनको तो बोलेंगे इंटरनल
इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, और ये क्या है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये दो टाइप की मसल बता रहा हूं मैं, जो क्या करेंगी, इस ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं, तो एक बार बात करते हैं कि देखिए, जब भी अपन सांस लेते हैं, अपन इनहेलेशन करेंगे, तब ये जो डायफ्राम मसल हैं और साथ ही साथ ये जो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं, ये क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि संकुचन हो जाएगा, एक टाइप से सिकुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। और आप जानते हो ये सिकुड़ेंगी तो ऐसे करके ये एरिया, ये क्या होगा, ये जो स्पेस है वो एक टाइप से बड़ा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। और डायफ्राम मसल्स भी क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हमारा जो डायफ्राम है ये थोड़ा सा क्या है, नीचे बैठ जाता है, साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हमारी जो एयर है वो क्या है, ऐसे अंदर आ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, अगर हम एक्सेलेशन करेंगे, हम सांस छोड़ते हैं, तब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और हमारी जो डायफ्राम मसल्स हैं ये क्या करती हैं, ये रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स हो जाएंगी तो वापस से अपनी पोजीशन में आएंगी और अपना एरिया थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती है, जिससे कि क्या है, यहाँ जो भी गैस है वो गैस क्या हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये क्या है हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। तो दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, जब हम इनहेलेशन करते हैं और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं। तो ये हमारी जो मसल्स हैं, ये मसल्स क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के हमारे इस ब्रीथिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये बात कर ली अपन ने। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, तो अपन बात करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अपन बात करेंगे गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या है, यानी कि अभी अपन ने बात की थी कि देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गैस का क्या कराता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का। अपन क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी गैसेज हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं और वहां से कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो हमारी बॉडी से क्या होती है, बाहर जाती है, ठीक है। और भी गैसेज जाती है ना, कुछ अमोनिया भी बनती है, कुछ कीटोन बॉडीज भी होती है, कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस भी होते हैं, है ना। वॉलेटाइल सब्सटेंस भी हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। देखा होगा कि लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल क्या है, एक वॉलेटाइल ही है, वॉलेटाइल सब्सटेंस है ना। पुलिस वाले तुरंत से पहचान जाते हैं इसने अल्कोहल, है ना, अल्कोहल ली है, तो वो तुरंत से क्या है, क्योंकि उसकी सांसों में क्या आ रही है, उसकी अल्कोहल की बदबू आ रही है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब है वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, है ना, वो क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अमोनिया, इन सारी चीजों का एक्सहेलेशन, यानी कि जो गैसेस हैं छोड़ते हैं अपन, जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर अमोनिया बहुत ज्यादा बनती है ना। देखा होगा उनकी सांसों में बहुत ज्यादा क्या आती है, बदबू आती है, ठीक है। तो लेकिन अपन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही बात करेंगे, क्योंकि जो अपन और भी सारी जो गैस लेते हैं, है ना, अपन नाइट्रोजन लेते हैं करीब 70%, सबसे ज्यादा तो अपन नाइट्रोजन ही लेते हैं, 70% अप्रॉक्स लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अपन करीब, है ना, 21% लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो क्या अपन बात कर रहे हैं, गैस एक्सचेंज। तो देखिए, ये जो गैस एक्सचेंज है O2 और CO2 का कैसे क्या होता है, अपन वो बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, गैस एक्सचेंज में दो टाइप से होता है कि देखिए, एक तो हमारा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है हमारा क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जो क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल सा ये है बेटा कि देखिए, जब भी हम सांस लेंगे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स के और बाहर का जो इन्वायरमेंट है, लंग्स एंड बिटवीन दी लंग्स एंड जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, इनके बीच में होता है। लंग्स एंड क्या है, जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से हम जब भी सांस लेते हैं, जब भी क्या, रेगुलरली लेते हैं, कंटिन्यूसली लेते हैं, जब भी अपन सांस लेते हैं, है ना, तो क्या है कि लंग्स के अंदर यानी कि सांस जाती है और लंग्स, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या, ऐसे गुब्बारे जैसी एक पाउच जैसी क्या स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन एल्वियोली बोलते हैं। और यहाँ ऑक्सीजन और CO2 आपस में चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ब्लड होता है, ब्लड की कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज जिनमें ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन तो क्या है, ये अपने ये ब्लड के अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, ऐसे
इस एल्वियोली के अंदर चली जाती है और एल्वियोली जैसे ही क्या है कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये एयर क्या हो जाती है, ऐसे हमारे शरीर से बाहर, हमारे नाक से बाहर जो है चली जाती है। तो ऐसे इसका क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल आप ये समझो कि जो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब अगर कोई आपसे पूछे तो अपन क्या समझेंगे कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो सिंपल लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच है, यानी कि लंग्स तक का ही मामला है वो क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है, प्राइमरली आप जानते हो जो लंग्स ही हैं वही क्या कर रहे हैं, गैस का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन का, CO2 का। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, तो यहां से देखो क्या है, ये ऑक्सीजन कहां आई, हमारे ब्लड में आ गई। कहां आ गई, हमारे ब्लड के अंदर आ गई। मान लीजिए ये मैं एक ब्लड वेसल बना के दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर यानी कि आप जानती हो ये क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, और ब्लड के अंदर ही क्या है हमारी, ऐसे ऑक्सीजन, क्योंकि देखो यहां इस एल्वियोली से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई, अब वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में यानी कि ब्लड वेसल के अंदर पहुंच गई। ठीक है, अब ये, ठीक है, अभी ऐसे करके क्या है, ये ब्लड वेसल, और आप जानती हो कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है हमारे सेल तक, हमारी जो टिश्यू है उन तक क्या करती हैं, ब्लड को पहुंचाती हैं। तो पहुंचाती हैं, तो मान लीजिए ये मैं एक कोई सेल बना देता हूं, कोई टिश्यू बना देता हूं, यानी कि सेल टिश्यू बात एक ही है, अगर बहुत सारी सेल मिल जाएं तो वो उसको टिश्यू बोल देते हैं, और सेल आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या है, ऐसे ऑक्सीजन तो क्या करेगी, इस तरीके से एंटर कर जाएगी कहां, इस सेल के पास, यानी कि आप समझो टिश्यू या सेल के पास चली जाए। तो ठीक है, और ये भी, ये जो सेल है यहां पर क्या है, जो मेटाबॉलिज्म हुआ है यानी कि CO2 का प्रोडक्शन हुआ है, वो CO2 यहां से कहां आ जाए, हमारे ब्लड के अंदर आ जाए। तो ये किस टाइप का रेस्पिरेशन है, तो अपन कहेंगे कि ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। हमारे ब्लड और हमारे टिश्यू के बीच का जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। आ रही बात समझ में? एक बार फिर से बता देता हूं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ लंग्स और हमारा जो इन्वायरमेंट है इनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गई है वो टिश्यू के पास पहुंचेगी, और टिश्यू से CO2 कहां आएगी, ब्लड के अंदर आएगी, और ब्लड आपको पता है इस तरीके से एल्वियोली के पास पहुंचेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और CO2 इस एल्वियोली के अंदर आ जाएगी, और O2 वापस से इस ब्लड के अंदर उस ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। तो इस टाइप से गैसेस का क्या है, दो टाइप से क्या है, रेस्पिरेशन यानी कि गैस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब यानी कि जो भी गैसेस हैं, यानी कि अपन CO2 और CO2 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मैंने अभी बताया था करीब हम जो है 21% ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। 21% क्या है, ऑक्सीजन है, वो हम क्या करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन का 21% है अपन इनहेल कर रहे हैं, तो इसका करीब करीब अपन कहेंगे 98%, 95% करीब क्या है, ये 95 to 98 कह दीजिए, ये क्या है हमारा हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ये ऐसे बाइंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन, हम जितनी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका 98% अप्रोक्स ये हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, और क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो है ब्लड का, आप कह सकते हो एक ये भी कि ब्लड का जो है कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, बची कुछ आप कहोगे 2% प्लाज्मा से बाइंड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ये इसका करीब आप कहोगे कि करीब 20 से 25 है ना, अप्रोक्स अगर मीडियम की बात करूं करीब 23%, 23% क्या है, ये हमारे किससे बाइंड होती है, H2CO3 बनाती है ना, CO2 H2O से, है ना, और हमारा क्या बना देती है, H2CO3। ठीक है,
तो 23% इस तरीके से हो जाती है। साथ ही साथ क्या है, बची कुची यानी कि करीब कहोगे कि 70 to 75%, है ना, 70 to 75%, सॉरी हीमोग्लोबिन, है ना, अरे मैं गलत लिख दिया, H2O लिख दिया, HB, है ना, HB ना, हीमोग्लोबिन से। इधर तो देखो 98% हो रही है और इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो 23% क्या हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, बाइंड होती है और क्या बनाती है, कार्ब एमिनो, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और करीब 70 से 75% CO2 पानी के साथ, प्लाज्मा के साथ, माइनर अदर जुड़ जाती है, ठीक है, करीब 70 से 75%, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा एक और होता है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि जब एक गैस और होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको अपन बोलते हैं CO, ये क्या है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए तो बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ जी। तो बेटा देखो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, सॉरी हाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, आपको बताया यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ऑक्सीजन गैस है करीब 98% तो हीमोग्लोबिन से बाइंड अप हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। बाकी की जो बची कुछ 2% है वो प्लाज्मा से जो है क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। अब बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो करीब मैंने बताया 23% तो क्या है हीमोग्लोबिन से जो है होती है, यानी कि आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और मिलकर के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। और जो 70 to 75% है वो क्या है, आपके वाटर से, है ना, मिलकर के रिएक्ट होकर के आपका जो है बाई कार्बोनेट जो है आयन बना देती है, यानी कि H2CO3 एसिड बनता है और यहाँ से आपका H+ और HCO3 बाई कार्बोनेट आयन, यानी कि जो बाई कार्बोनेट आयन है उससे जुड़ जाती है। यानी कि आप कहोगे कि एक तो आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन होता है करीब 98% और आपका क्या है बाई कार्बोनेट आयन से जो है करीब 70%, 72 या 75 बोल दीजिए, और जो करीब जो बची परसेंट है करीब 5% वो बाकी प्लाज्मा से जो है बाइंड हो जाती है। और ये क्या है, एक गैस और होती है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए अपन बाइंड की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात कहूं कि ये तीनों गैसेज हैं, यानी कि ऑक्सीजन हो गई आपकी, CO2 हो गई आपकी, और क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, तीनों से ही क्या है आपका हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है तीनों ही। और तीनों ही गैस अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा ये हीमोग्लोबिन है, अगर मैं बात करूं कि ये तीन गैस हैं और ये तीन गैस सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन से कौन सी गैस जुड़ेगी, तो अपन कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सबसे ज्यादा जुड़ने की टेंडेंसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो है होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसे ही हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बना लेगी, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हमारे ब्लड के अंदर बन गया तो हमारी जो सांस लेने की है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, क्या है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो। अब अपन ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो देखा होगा कई बार जनरली अपन घर के अंदर क्या है कि है ना, बंद कमरे के अंदर सिगड़ी जला लेते हैं ना सिगड़ी। तो सिगड़ी में क्या होता है कि बंद कमरे के अंदर अपन ऑक्सीजन भी ले रहे होते हैं, लेकिन जो सिगड़ी से क्या है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर अपन इनहेल करेंगे बंद कमरे के अंदर तो वो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी, अब बेशक कमरे के अंदर ऑक्सीजन भी है, ठीक है, अदर गैस भी है, लेकिन क्या है इसकी टेंडेंसी ऐसी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कि ये अभी हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी। तो सबसे कंप्लीट करके खुद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और क्या बना लेती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कैसी है, जीरो है। अब रूम में ऑक्सीजन होते हुए भी अपनी ऑक्सीजन अपन जो बाइंड ऑफ ब्लड से नहीं हो पा रही है, तो कई बार देखा होगा कि बंद कमरे में आदमी मर जाता है ना, कई बार जनरली आपने सुना होगा। तो यही एक रीजन है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई अपनी। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करेंगे देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब ये है बेटा
कि जो हम रेस्पायरेशन अपन ले रहे हैं, अपन सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, है ना। अपन एक्सरसाइज करते हैं तब अपन गहरी गहरी सांसें लेते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं, है ना, लंबी लंबी सांसें लीजिए। तो क्या होता है, तो अपने हाथों में भी कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें कि अपन सो रहे हैं, अपन अनकॉन्शियसनेस है ना, अपन को कोई पता नहीं है, लेकिन अपनी सांसें फिर भी चल रही हैं, है ना, चल रही है ना। तो ये ऑटोमेटिक चल रही हैं, है ना, अपन जानबूझ के भी ले रहे हैं। तो कंट्रोलर कौन है, कौन इसको रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, अपन उसकी बात करेंगे। तो इसका रेगुलेटर कौन है, तो देखो एक तो होता है हमारा ऑटोमेटिक रेगुलेशन बेटा, एक है हमारा वॉल्यूंटरी रेगुलेशन, और एक है हमारा कीमो रेगुलेटर या कीमो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये इस रेगुलेशन है जो रेस्पायरेशन है वो तीन हो गए हमारे, ऑटोमेटिक और बाकी के दो। ऑटोमेटिक से आप सब समझ रहे हो कि ऑटोमेटिक क्या है, यानी कि हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारी जो बॉडी की ऐसी फिजियोलॉजी है, ऐसी एक्टिविटी है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक सांसें चल रही हैं, है ना। कभी कभी अभी आप क्लास के अंदर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो अभी आपकी क्या है, सांसें ऑटोमेटिक चल रही हैं, है ना। मम्मी ने कुछ बोला कि भाई जल्दी से नीचे या भाग के आ, तो आप दौड़ के जाओगे, देखोगे आपकी सांसें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी भाई, बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, इसको कंट्रोलर कौन कर रहा है, तो ऑटोमेटिक रेगुलेशन, यानी कि इसको हमारा करता है पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखो ये पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है, तो देखो अपन नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं कि हमारा मान लीजिए जो नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन पढ़ते हैं, यानी कि ये ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन, ठीक है, और ये ब्रेन के नीचे हमारा क्या है, ऐसे पोन्स, और पोन्स के नीचे ऐसे क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा, और यहाँ से ऐसे क्या है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, यहीं चारों ओर इसके रीढ़ की हड्डी होती है, चारों ओर वर्टिब्रा जुड़ी हुई होती है, और यहाँ हमारा क्या होता है, ऐसे सेरिबेलम होता है। तो ये जो हमारा ये क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये क्या है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा, और प्राइमरली तो मेडुला ऑब्लंगेटा, और बाकी जो पोन्स भी क्या करते हैं, हमारी इस ब्रीथिंग रेट को क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ओनली जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, क्योंकि बहुत बड़े अच्छे काम की चीज है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा है इसके अंदर क्या है, कुछ वाइटल सेंटर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ वाइटल सेंटर। अब कहोगे सर ये क्या है वाइटल सेंटर, आप समझो कि अगर मैं कहूं कि आपके एक नाक नहीं है, एक कान नहीं है, फिर भी आप क्या है, सर्वाइवल मोड पर हो, आपकी एक आंख नहीं है, फिर भी आप क्या है, सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका मेडुला ऑब्लंगेटा नहीं है, आप ऐसे समझो मेडुला ऑब्लंगेटा अगर नहीं हो तो सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो एक तो रेस्पायरेटरी सेंटर होता है, क्या होता है, रेस्पायरेटरी सेंटर, ये एक होता है हमारा वैसोमोटर सेंटर, एक होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, और एक होता है हमारा रिफ्लेक्स सेंटर। ऐसे कुछ सेंटर होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, देखो रेस्पायरेटरी सेंटर जो हमारी रेस्पायरेटरी रेट को कंट्रोल करेगा। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि आप जैसे ही कोई एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम आपके सेल टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखिए इस जो रेस्पायरेटरी सेंटर है इसके अंदर हमारे दो सेंटर होते हैं, एक IRV और क्या है ERV, इंस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी सेंटर सॉरी सी, और क्या हमारा ERC यानी कि एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी सेंटर। तो जब भी हमको ज्यादा नीड होती है ऑक्सीजन की तब हमारा IRC भयंकर एक्टिवेट होता है, तो हम जल्दी जल्दी क्या है सांस लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से क्या हमारा जो रेस्पायरेटरी रेट है वो कंट्रोल रहती है ना। अब मैं देखो मैंने मेडुला ऑब्लंगेटा की बात चली है, थोड़ा सा बता देता हूं आपको भी कि देखिए ये जो वैसोमोटर सेंटर और कार्डियो और जो भी है, तो वैसोमोटर सेंटर देखो, वैसो का मतलब होता है वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड ही होता है ना। अब ये देखा होगा कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है या अपन कहें जो ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर एकदम से ज्यादा हो जाता है। जब कब ज्यादा होता है, जब हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, जब हम फियर फाइट के केस में होते हैं, भयंकर किसी से लड़ाई हो गया, गुस्सा हो गया, ब्रेकअप हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, तो हमारा SNS एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ
और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी रीजन हो सकते हैं, अकेला यही एक रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये जो ब्लड जो वैसोमोटर सेंटर है ना, ये वैसोमोटर सेंटर क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल है ना, इस ब्लड वेसल का डायमीटर को कंट्रोल करता है। इसके डायमीटर को अब क्या कर देगा, ये थोड़ा सा लार्ज कर देगा, बड़ा कर देगा, क्या कर देगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, बड़ा कर देगा, जिससे कि क्या आपका जो बीपी है वो क्या हो सके, कम हो सके। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कहूं कि अगर ये आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, आपकी कैपेसिटी क्या है, जैसे कि एक नल है, नल के अंदर आपने पाइप लगा दिया, छोटी पाइप लगा दी, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर पानी झेलने की। अगर आपने बड़ी मोटर लगा दी तो क्या होगा, पाइपलाइन क्या होगी, बस्ट होगी, फटेगी। तो ऐसे सेम आप समझ सकते हो कि वैसोमोटर सेंटर है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो हमारी हार्ट रेट को क्या करता है, ऊपर नीचे कर देता है। कभी कभी हम बहुत बहुत भयंकर हमारे दुख दुख है ना, अभी आपने कोई एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, तो एकदम से आपकी तुरंत से क्या होने लग जाएगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट, सॉरी आपका जो सांसें भी चलने लग जाएगी, और हमारी साथ ही साथ हार्ट रेट भी क्या होने लग जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जो है होने लग जाती, ज्यादा ही चलती है। तो इस टाइप से यानी कि ये क्या है हमारा जो वाइटल सेंटर। तो अपन बात करें ऑटोमेटिक रेगुलेशन की, तो आप सिंपल सा इतना समझ सकते हो, आप ऑटोमेटिक रेगुलेशन के अंदर है कि जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, इसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। सेकंड चीज है वॉलेंट्री रेगुलेशन। वॉलेंट्री रेगुलेशन में क्या है कि हम हमारी इच्छा से सांसें लेते हैं, है ना। इच्छा से कैसे, कि अपन कहें कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, सॉरी व्यायाम कर रहे हैं कोई, है ना, तो उस टाइम क्या योगा कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या है कि हम गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, है ना। अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, है ना, रास्ते में कोई नाला है, तो तुरंत से हमारी ब्रीथिंग को अपन रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि जिससे कि हमारी बाहर की जो गंदी एयर है ना, स्मेल है गंदी, वो अंदर ना जाए। तो हमारे क्या है, हमारे कंट्रोल में है, यानी खुद से हम सेल्फ कर रहे हैं। तो वो कौन सा रेगुलेशन है, वॉलेंट्री रेगुलेशन है। और इसमें क्या है, इसमें जो है क्या है, सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करता है। ये बात हो गई। अब एक और है हमारा कीमो रेगुलेटर। ये कीमो रेगुलेटर क्या है, तो अपन बात करते हैं कीमो रेगुलेटर में है कि हमारा जो ऑक्सीजन और जो CO2 है, ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी रेट यानी कि आपकी कहोगे इसको कंट्रोल करते हैं। कैसे, कि देखिए अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं देखो एक एग्जांपल दूं आपको, कैसे कीमो रेगुलेटर ये कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो CO2 है, अगर मैं कहूं कि आपके ब्लड में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए CO2 क्या हो जाए, जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं जो हमारी सेल प्रोड्यूस करती है, उसी में से हमारी एक CO2 बनती है। और CO2 अगर हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, और आपको पता है कि H2O से और हमारा क्या बना देगी, H2CO3, है ना, H2CO3, और H2CO3 से आपका H+ आयन बन जाएंगे, और आपका बाइकार्बोनेट जो है आयन बन जाएगा। और जो H आयन है, ये H आयन क्या है, यानी कि आपका ना, मैं फिर से एक बार कर देता हूं बेटा। देखिए H आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, और H आयन ये क्या है, आपका एसिड है। ये क्या करेगा, ये एसिड यानी कि आपकी pH को क्या करेगा, कम करेगा, कम करेगा। अगर मैं कहूं कि किसी के क्या है, ब्लड के अंदर CO2 लेवल बहुत ज्यादा है, तो CO2 जितना ज्यादा होगा वो उतना H आयन ज्यादा बनेंगे, बाइकार्बोनिक एसिड बनेगा, और आपके बाइकार्बोनेट आयन और आपका H आयन, और H आयन यानी कि दिस इंडिकेशन ऑफ द सिस्टमिक एसिडोसिस, सिस्टमिक एसिडोसिस। सिस्टमिक एसिडोसिस का मतलब देखो, आपने वर्ड सुना होगा, मतलब यही होता है कि हमारी जो ब्लड की pH है वो एक लेवल से क्या हो जाए, कम हो जाए। और ब्लड की pH आप जानते हो 7.35 से लेकर के 7.45, यानी कि एग्जैक्ट अगर मीडियम निकालना तो 7.4। अगर इससे क्या हो जाए 7.3, इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या है, हमारे सिस्टमिक एसिडोसिस। ये बात कर ली अपन ने। दूसरी बात क्या कर रहे हैं अपन, कि अगर मैं कहूं कि क्या है, O2 यानी कि CO2 देखो ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक आप जानते हो कि ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो कीमो रेगुलेटर है, हमारी ब्लड की pH को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कैसे, कि अगर देखो अगर हम कहें कि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो आप जानते हो कि H आयन यानी कि एसिड भी कम बनेगा, और कम बनेगा तो H आयन भी क्या होंगे, H आयन
कम बनेंगे और कम बनेंगे, तो जो पीएच है वो कम थी, वो कम की बजाय अब क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो ये क्या है, सिस्टमिक एल्कोलिसिस। क्या है, सिस्टमिक एल्कोलिसिस। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन में आप क्या समझे, तीन चीजें समझे। एक तो समझे आप ऑटोमेटिक रेगुलेशन, एक समझे आप वॉलेंट्री, और एक समझे क्या है, कीमो रेगुलेटर, जो कि हमारे कुछ केमिकल ऑक्सीजन CO2 क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे इसको रेगुलेट जो है वो कर लेते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं। हाँ जी, तो यहां तक हो गया बेटा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन समझ में आ गया। तीन टाइप से रेगुलेशन होता है बेटा, एक बार फिर से समझ लो, ऑटोमेटिक, वॉलेंट्री, केमिकल। ठीक है, केमिकल समझ में आ गया। ऑटोमेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम कर देता है, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट है वो करता है। वॉलेंट्री हमारा सेरेब्रल कोर्टेक्स, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है। और कीमो रेगुलेटर, यानी कि जहाँ यहाँ कीमो रेगुलेटर का मतलब यानी कि जो इस पर जो कार्बन ऑक्साइड गैस और जो ऑक्सीजन गैस, इनके लेवल पर डिपेंड करता है ना। यानी कि जो रेगुलेशन, यानी जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है, वो इन दो चीज़ों पर क्या करती है, यानी कि डिपेंड करती है। मैंने अभी बताया आपको, CO2 अगर ज़्यादा होगी तो आपके HN ज़्यादा रिलीज होंगे, और वो क्या करते हैं, हमारी पीएच लेवल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और जैसे पीएच लेवल डिक्रीज होगी तो उसको हम सिस्टमिक एसिडोसिस बोलते हैं। और ये एसिडोसिस होगा, यानी कि पीएच लेवल कम होगी, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कैसी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और वही दूसरी तरफ क्या है, सिस्टमिक एल्कोलिसिस, अगर हम कहें कि किस तरीके से क्या है, इंक्रीज हो गई, क्योंकि आप जानते हो रेस्पिरेटरी, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 अगर ज्यादा है तो हमको क्या चाहिए भाई, उसको CO2 को तो हमको बाहर निकालना है, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस टाइप से यानी कि आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, अगर हम कहेंगे पीएच अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या है, रेगुलेशन। अब देखो बेटा, अब अपन बात कर लेते हैं आगे। यहां तक बात मैं समझता हूं समझ में आगे होगी। अब बात करते हैं अपन, देखो, लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। यानी कि जो जो हमारी लंग्स हैं, इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, हम कितना क्या एयर ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। हमारे कितने जो लंग्स हैं, हमारे कितने एयर को स्टोर कर सकते हैं, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को, ये बात करेंगे अपन। तो देखो, इसमें कुछ हमारे वॉल्यूम है, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, टाइडल वॉल्यूम है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, और आपका रेजिड्यूअल वाइटल कैपेसिटी, और क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब है क्या, इनके बारे में अपन बात कर लेते। तो देखो, ये जो टाइडल वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब है। टाइडल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी आप बैठे हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, यानी जो रेस्पिरेटरी रेट है, आपकी सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो स्पीड है, उसके जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, यानी कि जो एयर का, जितनी एयर आपके अंदर जा रही है वीडियो सुनते हो, और जितनी आप सांसें छोड़ रहे हो, तो जो जितना वॉल्यूम है उस एयर का, वो क्या है, हमारा टाइडल वॉल्यूम है। ये बात सिंपल सी बात है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, अपन बैठे हुए नॉर्मल ब्रीथिंग अपन करते हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो जो भी एयर का जितना भी वॉल्यूम है, डेट इज क्या है, टाइडल वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कितना है, करीब 500 ml। अब देखो, इंस्पायरेटरी रेसिड्यू वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी इनहेल ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पायरेशन। कहने का मतलब कि आपने इंस्पायरेशन कर लिया, पूरी तरीके से इंस्पायरेशन कर लिया, यानी कि सांस ले ली, उसके बावजूद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको भी आपने क्या किया, इनहेल कर लिया। वो वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि देखो, इंस्पायरेटरी आपने इंस्पायर कर लिया, यानी कि इनहेल की है, ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद, तो वो वॉल्यूम क्या है, हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब यानी कि क्या है, अब देखो, एक्सपायरेटरी यानी कि आपने मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर लिया, उसके बाद का वॉल्यूम, उसके बाद का जो वॉल्यूम है ना, जो आप एक्सपेल कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो वॉल्यूम कौन सा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन, है ना, आपने सांस छोड़ दी, उसके बाद
जो वॉल्यूम है वो क्या है हमारा बचा हुआ, यानी कि लार्जेस्ट वॉल्यूम वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिड्यू वॉल्यूम सिंपल सा है, यानी कि रेजिड्यू का मतलब होता है सिंपल बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है। हमने एक्सपायरेशन कर लिया, मैं कहूँ आपसे आप अपनी सांसें छोड़ दीजिए, लंग से आपकी सांसें क्या है बाहर गई है ना, सांसें छोड़ दी, उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, जितना एयर का वॉल्यूम है वो बच रहा है आपके लंग्स के अंदर, इन दी लंग्स है ना, वो क्या है हमारा रेजिड्यूअल वॉल्यूम है बचा हुआ। वाइटल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ब्रीथेड आउट बाय फोर्स्ड एक्सपायरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इसका क्या मतलब है कि आपने क्या कर लिया, आपने इंस्पायर यानी कि आपने इनहेल कर लिया, इंस्पायरेशन यानी कि आपने सांसें ली पूरी, टेकिंग फोर्स्ड इंस्पायरेशन यानी कि अच्छे से सांसें ले ली, उसके बाद क्या किया आपने फोर्सफुली जो है क्या किया एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेल की, तो जितना भी जो एयर ऑफ वॉल्यूम है वो क्या है हमारा वाइटल कैपेसिटी है। ये बात हो गई। ये कितनी है, ये करीब 3 से 4 लीटर होती है, ठीक है, ये सबके देखो वॉल्यूम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो 3 से 4 लीटर यानी कि क्या है, फीमेल के अंदर आप कहोगे 3 लीटर करीब होती है, मेल के अंदर आप कहोगे कि 4 लीटर होती है, अप्रॉक्स 3.5 ऐसा कुछ होता है ना अप्रॉक्स। अब देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी का क्या मतलब है कि देखिए द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, यानी कि आपने इंस्पायरेशन यानी कि भयंकर तरीके से इंस्पायरेशन कर लिया, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया, उसके बाद भी जो रिमेनिंग है आपका लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर वो क्या है हमारे टोटल लंग्स कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ हमारे जो लंग्स हैं उनके कुछ कैपेसिटी होती है, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है वॉल्यूम और कुछ क्या है हमारी कैपेसिटीज हैं लंग्स की, तो ये बात कर ली। अब देखो बेटा, अब अपन थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब देखो, हाँ अब देखो आपके कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब यानी कि क्या है, आप समझते हो कि ऐसी कोई डिजीज हो जाए, हमारा कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, कोई ऐसी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, हमारे कुछ ऑर्गन्स है ना प्रॉपरली वर्क या प्रॉपरली अपना जो फंक्शन है उनका वो फंक्शन नहीं कर पाए, तो उससे कुछ डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो उनमें से कुछ क्या है हमारे डिसऑर्डर है। अब आप देखो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ब्रोंकाइटिस, देखो ब्रोंकाइटिस सिंपल सा एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ ओनली ब्रोंकाइटिस की बात नहीं करेंगे हम, इसकी बात करेंगे पहले ITIS। ये ITIS किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको लगा मिलता है, डेट इज द सिंपल इंडिकेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन, है ना। तो ITIS अगर कहीं भी लिखा है किसी भी वर्ड के पीछे, तो इसका मतलब सिंपल सा आप समझ लेना कि कहाँ है, क्या है, ये इन्फ्लामेशन है, ये इंडिकेशन का क्या है इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन हो गई, है ना। ITIS मतलब इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन हो गई। अब ब्रोंकाइटिस ब्रोंकस यानी कि जो हमारी ब्रोंकस होते हैं, मैंने आपको बताया ट्रैकिया, ट्रैकिया से हमारे क्या है से जो है ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, वहां से हमारे क्या है लंग्स बन जाते हैं, ठीक है। हीलियम से के द्वारा हीलियम जुड़ती है और वहां से हमारे लंग्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो ब्रोंकाई हैं उनके अंदर क्या हो जाए हमारे इन्फ्लामेशन हो जाए, वो क्या है ब्रोंकाइटिस है। ऐसी हमारी क्या है अस्थमा है, ऐसी हमारी COPD है, निमोनिया है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारी जो एल्वियोली है, यानी कि जो निमोनिया है, COPD है, एल्वियोली, एल्वियोली के अंदर क्या हो जाए कोई पस जम जाए, आपके इन्फ्लामेशन हो जाए, है ना, बहुत सारी चीजें, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वहां पर ये सारे डिसऑर्डर जो है हो जाते हैं। अपने आप में अलग से टॉपिक है बेटा ये, अपन सिंपल अभी अपन इनके नाम के बारे में समझेंगे, है ना। तो अपने आप में ये टॉपिक है, ट्यूबरकुलोसिस अपन फार्माकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक और है देखो अस्थमा, अस्थमा, अस्थमा क्या होता है इसके बारे में आप सब जानते होंगे, अस्थमा आपने सुना होगा भाई, इसको दमे की बीमारी बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी क्या है, ये इसी का है आपका डिसऑर्डर है। क्यों हो जाता है अस्थमा, एक तो देखो ये नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है, सही नहीं होती है कभी भी, ट्रीटमेंट इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ कंट्रोल रह सकती है कुछ टाइम तक, है ना, आप सर्वाइव कर सकते हो। तो ये अस्थमा है हमारी, इसमें IgE एंटीबॉडीज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन है ना होने की वजह से होता है ये सारी चीजें, तो वो अस्थमा है। ऐसे हमारा निमोनिया, TB आप जानते हो, है ना, एम्फीसीमा, लंग्स कैंसर आप जानती हो, कैंसर लंग्स के अंदर कोई है ना भयंकर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए सेल की, है ना, अनवांटेड ग्रोथ हो जाए सेल की, तो एक क्या बन जाती है ट्यूमर बना देती है, वो कैंसर हो जाता है। और एम्फीसीमा
और इम्फीसीमा क्या है, ये भी एक डिजीज है। इम्फीसीमा में क्या होता है, यानी कि देखो जो एल्वियोली होती है ना, एल्वियोली की जो वॉल होती है ना, यानी कि जो एल्वियोली है, मान लीजिए क्या आपकी एक एल्वियोली इस तरीके से, क्या एल्वियोली। अब एल्वियोली की ये जो बाल है ना, ये एल्वियोलर बाल, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या हो जाती है, ये डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, ये डैमेज हो जाती है। डैमेज क्यों होगी, इसका एक मेन कारण रीजन होता है स्मोकिंग करने से, हैवी स्मोकिंग। कोई ज्यादा ही स्मोकिंग करता है ना, मैं जानता हूं, मुझे भरोसा भी है कि आप में से कई लोग जो है स्मोकिंग करते होंगे, गुटखा खाते होंगे, है ना, अल्कोहल भी ले लेते होंगे, है ना। तो भाई ऐसा ना करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्मोकिंग के साथ यानी कि धुआं हमारे ऐसे अंदर आता है, तो जो एल्वियोली की वॉल है, इस एल्वियोली वॉल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, और लंग्स के अंदर पानी भर जाता है। वो क्या है, एम्फीसीमा है। यानी ये सारी, ये सीओपीडी, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस लगभग कॉमन आपस में एक दूसरे से क्या जुड़ी हुई जो है डिजीज होती है। सेम आप कह सकते हो, थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीजें। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, सारे डिसऑर्डर हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो मैं समझता हूं कि ये जो क्लास है आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। आप पढ़ लेना बेटा, और क्लास कैसी लगी ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो आप, किस टॉपिक पे चाहते हो, वो टॉपिक भी आप बताओगे। उसी टॉपिक पर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो जो भी है बेटा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, जो भी बच्चा है ना, एक दूसरे से रेफर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और पढ़ते रहें आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।